अभी हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, यानी कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। ये चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ा और उसके पीछे के क्वेश्चन भी किए हैं। तो उसी से संबंधित जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, तो ये एमटीजी के अनुसार है मेरे पास। तो इससे अब हम लोग करके देखते हैं कि जो हम एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ी है तो उससे क्वेश्चन निकल पा रहे हैं कि नहीं। तो इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हम लोग नीट का क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, यानी कणों का निकाय और घूर्णन गति। चैप्टर का नाम है। तो पहली हेडिंग है हमारी सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र से संबंधित जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली are attached to the two end of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass। कह रहा है दो द्रव्यमान है, एक 5 किलोग्राम का, एक 10 किलोग्राम का है। एक रॉड है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका द्रव्यमान नगण्य है। उसमें एक एक कोने पर इनको फिट कर दिया गया है, दोनों द्रव्यमान को, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो कह रहा है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के जो दो पिंड हमने रॉड में लगा दिए हैं, तो कह रहा है 5 किलोग्राम वाले द्रव्यमान की तरफ से कितनी दूरी पर हमारा सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र स्थित है, हमको बताना है। तो सीधा एनसीईआरटी में जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसी फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमको फार्मूला लगा देना। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो m1 बराबर 5 kg, एक द्रव्यमान 5 किलोग्राम का है, दूसरा 10 किलोग्राम का है। तो m2 बराबर 10 किलोग्राम और रॉड की लंबाई 1 मीटर है। और सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला है वो नीचे लिखा गया है। तो सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो कुल मिला करके इसको सीधी भाषा में अगर हम लोग समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि दो चीजें अलग अलग हैं। तो पहले जब अलग अलग है तो मास इनटू डिस्टेंस, m1 और m2 द्रव्यमान जब अलग अलग है तो m1 x1 प्लस m2 x2, और जब ये आपस में मिल गए तो एक हो जाएंगे। तो xcm दोनों मिल गए तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। इस तरह समझना है कि पहले अलग अलग हैं फिर एक साथ रॉड में फिट कर दिए गए। तो अब अगर हम xcm निकालना चाहें तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये xcm यानी सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है ये निकालना चाहें। तो आप ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से देखिए फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है xcm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। तो m1 हमारा 5 किलोग्राम है और 5 किलोग्राम द्रव्यमान की तरफ से हमको निकालना है। तो 5 किलोग्राम के द्रव्यमान की तरफ से हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की तरफ से अगर हम दूरी लेना चाहेंगे तो फिर x1 0 हो जाएगा। इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए कोई रॉड है और इसमें एक द्रव्यमान ये है और एक द्रव्यमान ये है।
अब इसमें से ये 5 किलोग्राम है और ये 10 किलोग्राम है। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर है मान लीजिए, तो जब ये अलग अलग थे तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की तरफ से अगर लिया जाए तो x1 हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की तरफ से हम लोग ले रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर 10 किलोग्राम द्रव्यमान की तरफ से लेंगे तो पूरी राड की लंबाई 1 मीटर है, तो 1 रख दिया गया, और अपान m1 प्लस m2 हमारा 5 और 10 15 हो गया, तो ये आ गया 2/3। इसको सॉल्व किया तो आ गया 0.67 मीटर। तो अगर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की तरफ से लेंगे तो लगभग 67 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा ये सेंटर ऑफ मास प्राप्त होगा। कैसे निकाला गया है इस बात को समझने का प्रयास करिए। तो इसमें ध्यान देना है कि जिधर से निकाला जाए उसको हम 0 लेंगे। तो जब एक तरफ 0 ले लिया गया तो दूसरी तरफ वाले मास के लिए पूरी राड की लंबाई ही x2 हो जाएगी, तो वही 1 मीटर रखा गया। तो इस प्रकार से हमको निकालना है। तो पहले का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 3 masses are placed on the x axis 300 ग्राम at origin, 500 ग्राम at x बराबर 40 सेंटीमीटर एंड 400 ग्राम at x बराबर 70 सेंटीमीटर। तो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो कह रहा है 3 द्रव्यमान 300 ग्राम 500 ग्राम 400 ग्राम को सेंटर से यानी ओरिजिन से, केंद्र बिंदु से, जहां से हम दूरी नापना शुरू करना चाहते हैं वहां से 300 ग्राम को ओरिजिन माना गया, यानी इसकी दूरी 0 सेंटीमीटर है, 500 40 सेंटीमीटर पर है और 400 ग्राम 70 सेंटीमीटर पर है। तो कह रहा है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से यानी केंद्र बिंदु से, ये हमको बताना है। तो एक चीज को ध्यान दीजिए कि जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया तो ऐसे ही इसमें भी बनाया था। तो यहां पर अगर एक रेखा खींच दें इस बिंदु पर इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो मान लीजिए x एक्सिस है y एक्सिस, तो ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन पे 5 kg रखा था, तो इसलिए डिस्टेंस 0 थी, तो x1 हमने 0 रखा था। वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला वाला 300 ग्राम ओरिजिन पर रख दिया गया, तो 300 ग्राम के लिए x1 कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र बिंदु पर ही है, तो दूरी तो 0 हो गई ना। दूसरा 500 ग्राम का 40 सेंटीमीटर पर है, तीसरा 400 ग्राम का 70 सेंटीमीटर पर है। तो अब फिर वही सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 masses फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज। तो केंद्र बिंदु से द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी। तो जो फार्मूला यहाँ पर हमने 2 पिंडों के लिए लगाया था, अब यहाँ पर 3 पिंडों के लिए लगा देंगे। तो उसी प्रकार से पहले अलग अलग जब थे तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 था, क्योंकि सब x एक्सिस में ही। और जब एक साथ हुए तो सारे पिंड एक साथ जुड़ के और गुणे सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो जब सेंटर ऑफ मास के लिए निकालेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, जैसा यहाँ करके हमने आपको दिखाया। तो ये x cm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। m1 हमारा 300 ग्राम है और केंद्र बिंदु पर है, इसलिए x1 0 हो जाएगा। प्लस m2 हमारा 500 ग्राम है, केंद्र बिंदु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्लस m3 हमारा 400 ग्राम है, केंद्र बिंदु से 70 सेंटीमीटर दूरी पर है। अपान सारे द्रव्यमान को जोड़ दिया गया। अब देखें यहाँ पर हमने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला, तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आएगी
ओरिजिन यानी केंद्र बिंदु से, तो वो सेंटीमीटर में ही आएगी। इसको सॉल्व किया तो आ गया 40 सेंटीमीटर। तो केंद्र बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी 40 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए केंद्र बिंदु से यानी ओ पॉइंट से। तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से हम लोगों को समझना है। तो 2 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझते चले जाइए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया है, अच्छे से पढ़ा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 bodies ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर आई जे के, यानी आई कैप प्लस 2 कैप के 2j कैप प्लस के कैप एंड माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है 2 द्रव्यमान है, एक 1 किलोग्राम का है, दूसरा 3 किलोग्राम का है, और एक्स वाई जेड एक्सिस में अगर इनकी स्थिति देखी जाए, पोजीशन देखी जाए, तो पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश ये दिए गए हैं क्रमशः। तो कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम है जो पोजीशन वेक्टर। तो अगर 1 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के एक्स वाई जेड एक्सिस में पोजीशन वेक्टर ये हैं, तो कह रहा है सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर या स्थित सदिश क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सीधी सीधी बात समझिए, हमने आपको कई बार बताया है कि जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए एक तरफ एक्स एक्सिस है, एक तरफ वाई एक्सिस है और एक तरफ ये जेड एक्सिस है। तो ये जेड एक्सिस जो हमारी है ये कागज के तल के लंबवत है और ये जेड, तो ये एक्स और वाई के मध्य 90 डिग्री का कोण है और इधर वाई और जेड के बीच भी ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट रख करके अपने पेन का और कागज में धंसा दीजिए तो खड़ा हो जाएगा पेन। ये है जेड एक्सिस, इस कागज में हम बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए मजबूरी में ऐसा बनाना पड़ रहा है। तो एक्स वाई हमारा 90 डिग्री पे है, वाई जेड भी 90 डिग्री पर है और जेड एक्स भी 90 डिग्री पर है। ध्यान दीजिए सब एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के कोण पर है। और एक्स एक्सिस में हमारा स्थित सदिश को आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस में स्थित सदिश को जे कैप लिखते हैं और जेड एक्सिस में स्थित सदिश को के कैप लिखते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये आई जे के जो है, आई है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, जे है तो इसका मतलब वाई एक्सिस की बात कर रहा है और के कैप है तो इसका मतलब जेड एक्सिस की बात कर रहा है। इसको हमें समझ करके रखना है और अगर इतनी बात हमें समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए 1 किलोग्राम 10 द्रव्यमान के लिए हमको स्थित सदिश दिया है, तो इसको हमने वेक्टर R1 मान लिया पोजीशन, और 3 किलोग्राम के लिए वेक्टर R2 मान लिया पोजीशन जो क्वेश्चन में दी गई है। अब देखिए हमसे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में यही आई जे के कैप के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने ये ऊपर फार्मूले लिखे थे कि एक्स सी एम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3, तो हमने किया क्या, m1 x1 जितने भी पिंड थे उसका द्रव्यमान और बीच की दूरी, द्रव्यमान और बीच की दूरी यही करते चले जा रहे हैं। तो 3 है तो 3 किया, 4 है तो 4 को जोड़ते, 5 है तो 5 को जोड़ते, तो कुल मिला के जितने हैं उनको सबको जोड़ते ऊपर और नीचे पूरे का द्रव्यमान यानी मास जोड़ते। तो सेम वैसे ही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए आर सी एम यानी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, तो m इंटू m1 x1 किए थे, तो यहाँ पर MI मतलब जितने हैं सबका योग कर देंगे जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा था, और जितने भी द्रव्यमान है सबको ऐड कर देंगे। तो ये एडिशन या संकलन का साइन है। तो RCM बराबर
अब M1 Mi Ri, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दो हैं हमारे पास। तो पहला है हमारा R1 जिसको लिखे थे 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप इंटू M1 x1 जैसे लिखते थे, तो वैसे ये x1 हो गया और M1 कितना है 1 किलोग्राम, तो ये कर दिया। प्लस M2 कितना है, R2 कितना है ये -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, और द्रव्यमान कितना है M2 3 किलोग्राम, तो गुणे 3 कर दिए। और नीचे उसी प्रकार जैसे द्रव्यमान जोड़ते थे तो 3 और 1 4 हो गया। कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे ये फार्मूला है सेम वैसे ही हमारा ये फार्मूला है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एडिशन संकलन लिया गया है सबका। तो R1 इंटू M1, जैसे यहाँ पर M1 x1 होता तो यहाँ पर R1 M1 कर दिया गया है। तो R1 इतना है, M1 इतना है, तो R1 इतना लिखा और M1 का गुणा किया। R2 इतना है, M2 इतना है, तो R2 इतना किया, M2 का गुणा किया। तो ये हमारा निकल करके आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो RCM इक्वल टू, अब देखिए यही कला है कि हमको सॉल्व कैसे करना है। तो इसका अंदर पहले गुणा किया तो ये सब चेंज नहीं होगा, और इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो 3 त्रों को 9, तो -9i से 1i कम होगा, क्योंकि प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस में माइनस प्रबल है, ज़्यादा है तो -9i में 1i चला गया तो -8i, प्लस ये 3 दूनी 6, तो -6j कैप और प्लस 2j कैप घटा तो -4j कैप, प्लस ये 3 एक कम 3, तो 3 के कैप और 1 के कैप, तो 4 के कैप अपान नीचे 4। तो ये सॉल्व करने पे आ गया, 4 का भाग देंगे तो ये -2i कैप बचेगा -j कैप प्लस k कैप। तो RCM बराबर इतना हमारा आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से कितना सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग मास एज M1 एंड M2। तो कह रहा है 2 पार्टिकल हैं हमारे पास जिनके मास M1 और M2 हैं। इफ द पार्टिकल ऑफ मास M1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल थ्रू ए डिस्टेंस d by what distance would be particle of mass M2 move so as to keep the center of mass of the particle at the original position। तो कह रहा है कि दो हमारे पास द्रव्यमान है M1 और M2, और कह रहा है कि ये किसी दूरी पर रखे गए हैं। मान लीजिए एक ये है, एक ये है द्रव्यमान, और ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, दोनों के बीच की दूरी। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मान लीजिए XCM। तो हमसे कह रहा है कि अगर जो है, कह रहा है कि M1 को पुश किया गया टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इधर है, तो M1 को, ये M1 है, ये M2 है, तो M1 को इधर ढकेला गया। तो कह रहा है कि M1 को जब इधर ढकेल रहे हैं तो M2 को कितना इधर ढकेलना पड़ेगा कि ताकि सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र डिस्टर्ब ना हो, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बना रहे। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास का हमने फार्मूला लगाया। सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र बराबर, अब 2 पिंड हैं तो M1 x1 प्लस M2 x2 अपान M1 प्लस M2, बार बार वही चीज हो रही है। कह रहा है आफ्टर चेंजिंग पोजीशन ऑफ M1 एंड टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम। तो कह रहा है अगर हम M1 की पोजीशन को बदलें और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रखना चाहते हैं तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बारीकी से समझने की जरूरत है। मान लीजिए ये 2 पिंड हैं और इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है,
जिसकी डिस्टेंस जो है अगर हम लें मान लेते हैं कि ये m1 पार्टिकल हमारा सेंटर पे है, m1 है, ये m2 है और ये पूरी डिस्टेंस d है। अब देखिए अगर हम इसको इधर को खिसकाएंगे तो ये घटेगा, तो घटने के लिए माइनस डी किया गया है, x1 माइनस डी किया गया है, ये घटेगा हमारा। और ये वाला अगर इसको घटाएंगे और दोनों के बराबर बीच की दूरी में रखना है तो इसको फिर हमें इधर खिसकाना पड़ेगा, इस वाले को इधर खिसकाना पड़ेगा ताकि इससे इतनी ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास बना रहे जितना पहले था, तो इसको इधर खिसकाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि इससे डिस्टेंस घटेगी तो माइनस है, लेकिन यहाँ से इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी क्योंकि इसको इधर खिसकाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ से अगर सेंटर ऑफ मास से देखें तो ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, तभी सेंटर ऑफ मास जितनी डिस्टेंस पर दोनों द्रव्यमानों से था उतने पे ही बना रहेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा है, यहाँ पर प्लस साइन लगा है, इसको समझने की जरूरत है। तो जैसा हमने आपको समझाया, तो हमने m1 को सेंटर पे रखा था, तो उस स्थिति में x1 जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटर पे नहीं है, कुछ दूरी पे है। तो यहाँ पर देखिए फिर अगर हम बनाएं तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो मान लीजिए m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, तो ये डिस्टेंस m1 है, x1 है ओरिजिन से, और ये डिस्टेंस हमारे दूसरे मास वाली x2 है, और यहाँ पर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, तो ये हमारी d है। तो अब अगर हम इसको इधर खिसकाएंगे तो ये d घटेगा, तो इसलिए x1 माइनस डी लिखा है, x1 माइनस डी। और जब इसको इधर खिसकाएंगे तो इसको हमें इधर खिसकाना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में उसी स्थान पर बना रहे। तो इसलिए इसको जब इधर खिसकाएंगे तो d हमारा घटेगा, तो इसलिए x1 माइनस डी लिखा है। और जब m2 को इधर खिसकाएंगे तो ये d हमारा बढ़ेगा, तो इसलिए x2 प्लस d2 लिखा है। तो ये हो गया। और सेंटर ऑफ मास की चूंकि पोजीशन नहीं चेंज होना है तो यहाँ पर जीरो रख दिया, डिस्टेंस वही रहना है यानी जीरो रहना है, खिसकना ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र की जगह जीरो रखा। जब यहाँ पर जीरो रख दिया तो ये सॉल्व करने पे हमारा आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर ये पहला इक्वेशन हमारा ये है और दूसरा ये निकल करके आ गया। तो ये सेंटर ऑफ मास की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा d2 बराबर आ जाएगा m1 अपान m2 d, या इसको d1 मान सकते हैं, तो m1 अपान m2 d1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब m1 पार्टिकल को खिसकाया जाता है द्रव्यमान केंद्र की तरफ, तो कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल थ्रू ए डिस्टेंस d। तो m1 की तरफ से जो दूरी नापी गई है सेंटर ऑफ मास की वो d है, d1 नहीं, इसलिए हम लोग भी d लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा और 4 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी d2 इक्वल टू m1 अपान m2 इंटू d आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल ईच ऑफ रेडियस r आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस such that an equilateral triangle is formed
when center of 3 balls are joined। तो कह रहा है 3 गेंद है हमारे पास, इन तीनों गेंदों को इस प्रकार से रखा गया है, मतलब इस प्रकार से रखा है इनको कि इनको ऐसे टच कराया जाए। देखिए बन नहीं पा रहा है, मतलब टच कराया जाए तो तीनों बाल के अगर सेंटर ऐसे मिला दिए जाए सेंटर, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये आपस में टच रहेगी। देखिए बन नहीं पा रहा है। इस प्रकार से कि इनके सेंटर ऑफ मास मिला दिए जाएं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, यानी समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो वो बन जाता है। तो कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड एट। तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर स्थित होगा इन तीनों गोलों को अगर आपस में मिला दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, जब तीनों गोलों को आपस में मिला दिया जाएगा, ए बी सी 3 है इनके सेंटर को, तो एक ट्रायंगल प्राप्त होगा जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पर होता है, इनको अगर तीनों को मिलाया जाए ऐसे, जो इनकी माध्यिकाएं हैं इसको ऐसे काट दिया जाए, ये मध्य बिंदु पर काटे इस रेखा के, इसको ऐसे काट दिया जाए कि मध्य बिंदु पर काटे, और यहाँ से ऐसे कर दिया जाए कि मध्य बिंदु पर काटे, तो जहाँ पर ये आपस में काटेंगी वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच बार लाइज ऑन द सेंटर। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी विल बी एट द सेंट्रॉयड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके सेंटर जहाँ पर कंबाइंड रूप से होगा तो वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो 5 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। इसको देखते हैं, करा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। मीडियंस का मतलब माध्यिकाएं, यानी मध्य बिंदु पर जो टच करेगी, एक पॉइंट से मध्य बिंदु पर एक रेखा, फिर सारी रेखाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो जो पॉइंट प्राप्त होगा वहीं पर सारी उसका सेंटर ऑफ मास केंद्र बिंदु पर होगा। तो 5 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो जो द्रव्यमान केंद्र होता है किसी कण का तो किस पर निर्भर नहीं करता है। ये 4 विकल्प हमको दिए गए हैं, इन्हीं में से बताना है। तो देखिए, जब हम लोग द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं एक्स सी एम इक्वल टू, अगर 2 पार्टिकल हैं तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ये। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यानी कण की स्थिति, तो यहाँ पर जो एक्स है ये पोजीशन ही है, तो पहला वाला हमारा सही है। दूसरा रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, तो x1 x2 हमारा डिस्टेंस ही है, तो बी वाला भी करेक्ट है। मास ऑफ द पार्टिकल m1 m2 मास है यानी द्रव्यमान, तो सी वाला भी करेक्ट है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कहीं भी इस फार्मूले में बल यानी फोर्स नहीं है, इसलिए डी वाला हमारा सही हो जाएगा कि फोर्स पर सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं है। तो डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर, कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन एनी सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज 0, देयरफॉर देयर सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो कह रहा है कि जब कोई फोर्स किसी पार्टिकल पर लगता है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर लगता है, बहुत सारे कणों के झुंड पर, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है, वो 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए 2 पार्टिकल हैं, ये 2 पार्टिकल हैं, ये इस पर बल लगा रहा है,
ये वाला इस पर बल लगा रहा है, तो जितना ये बल इस पर लगाएगा उसके विपरीत ये इस पर बल लगाएगा। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से हम किसी को जितना तेज थप्पड़ मारते हैं उतना ही हमारे हाथ में भी लगता है। वो अलग बात है कि उसका गाल मुलायम हो तो उसको दर्द ज़्यादा महसूस होगा, और हमारा हाथ मजबूत हो तो हमको दर्द कम महसूस होगा, लेकिन लगता उतना ही है। यानी जितना बल हम किसी पे लगाते हैं उसके विपरीत उतना ही बल हमारे पे भी लगता है। तो एक कण अगर दूसरे कण पे बल लगाएगा तो दूसरा वाला भी विपरीत उतना ही बराबर बल पहले वाले पे लगाएगा। यानी एक दूसरे के बल विपरीत और समान परिमाण के हैं, तो विपरीत हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और परिणाम ही जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट सारे बलों का जीरो हो जाएगा। इसलिए फोर्स से सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होता है। तो 6 का डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र की गति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में अब आगे हम स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।